युवराज सिंह क्या हालचाल। आई होप आपको आवाज आ रही है बच्चों। क्या आवाज क्लियर है? जयन भाई, छाया सोलंकी, बच्चों वॉइस क्लियर है? ओके, गुड गुड। हेलो प्रिया, हेलो दीपिका। चलिए तो खेल शुरू करें भाई। क्या हम आज का गेम शुरू करें? कल अपन ने पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण स्टार्ट किया था बच्चों। ऑडियो एंड वीडियो और क्लियर? ओके गुड, चल वेरी गुड। तो बच्चों हम लोगों ने कल ध्रुवण स्टार्ट किया था, पोलराइजेशन। एक प्रश्न ये उठ सकता है कि सर ध्रुवण क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या ध्रुवण की आवश्यकता हो गई? व्यतिकरण और विवर्तन तो प्रभाव है कि भैया छेद छोटा होता है तो भैया किरण फैल जाती है, तो सही बात है। और व्यतिकरण में है दो तरंगे मिलती है तो कहीं तीव्रता ज्यादा कहीं तीव्रता कम। तो सर ये तो बिल्कुल दैनिक जीवन वाली चीजें हैं। ये दैनिक जीवन वाली चीजें हैं तो ये तो सब समझ में आती है। सर ये ध्रुवण का क्या है? आज सारे क्वेश्चन सुधीर कुमार वर्मा से पूछे जाएंगे, है ना सुधीर? आज अभी मैं ग्रेविटेशन स्टार्ट करूंगा। मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रो पढ़ के आना। अब तू तैयार रहे सुधीर भाई, सारे क्वेश्चन के जवाब देने तुझे। मैं मान के चल रहा हूँ कि सुधीर ने पूरा इलेक्ट्रो पढ़ लिया है, सारे फॉर्मूले याद होंगे तुझे। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछे जाएंगे, बाकी उसके बाद में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो ग्रेविटेशन 2-3 दिन में खत्म, सबको याद होगा तो। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब देखें ध्यान से बच्चों। तो ध्रुवण की आवश्यकता क्यों है? तो जैसे थ्योरेटिकल बात है कि हमारे पास जो वेव आती है उसका नेचर कौन सा है, उसका ध्रुव अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है, इसका पता लगाने के लिए ध्रुवण का लॉजिक है। मतलब अगर कोई तरंग है वो ट्रांसवर्स है यानी कि अनुप्रस्थ है, तो ध्रुवण से पता चल जाता है कि भैया अनुप्रस्थ है कि नहीं। तो ध्रुवण का काम बहुत सिंपल है कि वेव का नेचर पता करना। तो कभी प्रश्न के ध्रुवण क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, तो लिख देना, बोल देना कि भाई साहब तरंग का प्रकृति ज्ञात करने के लिए, चाहे तो स्टार बना के लिख लो छोटा सा, ध्रुवण से हम तरंग की प्रकृति ज्ञात करते हैं। इससे यह पता चलता है कि लाइट जो है वो अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, चलिए तो अब आज हम ध्रुवण का सेकंड मेथड पढ़ेंगे। सेकंड मेथड ऑफ पोलराइजेशन वो है मेलस का नियम। मेलस का नियम आज हम ये पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखें। जिस तरह से हमारी प्रकृति में बच्चों हीरे, जवाहरनाथ, पन्ना, रूबी ये सब मिलते हैं, आपको पता है जमीन में मिलते हैं, उसी प्रकार एक क्रिस्टल मिलता है बच्चों स्पेशल। एक क्रिस्टल जमीन में मिलता है जिसको बोलते हैं टूरमलिन क्रिस्टल। क्या बोलते हैं? टूरमलिन क्रिस्टल। तो हमने कहा अपनी कहानी यहां से स्टार्ट की कि नेचर में यानी कि प्रकृति में एक नेचुरल क्रिस्टल मिलता है, पत्थर जैसा कुछ मिलता है, नेचुरल है मतलब ये जमीन में मिलता है, जिसे टूरमलिन क्रिस्टल कहते हैं। टूरमलिन क्रिस्टल कहते हैं, इसे टूरमलिन क्रिस्टल कहते हैं। सर ये क्या करता है, कैसा होता है सर ये? हम मान लेते हैं कि क्रिस्टल को हम टूरमलिन क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल होगा उसको बच्चों में ऐसे दिखाएंगे बेंजीन रिंग की तरह। हमने ऐसा मान लिया कि भाई क्रिस्टल को ऐसे दिखाएंगे। गोला दिखाऊं तो अजीब लगेगा, क्रिस्टल ऐसा होता है, कटा कटा होता है ना बच्चों, तो क्रिस्टल ऐसा संरचना मान ली हमने, ये कोई क्रिस्टल है। ठीक है, बढ़िया। ये क्या करता है? अच्छा मुझे बताओ,
अगर एक क्रिस्टल है तो क्या इसको आप अक्ष बोलोगे? तो इसकी अक्ष है ये, इसकी अक्ष है ये, इसको बोलते हैं पारगमन अक्ष। क्यों बोलते हैं इसका कारण मैं बाद में बताऊंगा। यानी कि ट्रांसमिशन एक्सिस, ट्रांसमिशन एक्सिस, ये इसे बोलते हैं। सर इसका काम क्या है विशेष, ध्यान से समझे। मुझे बताओ, सनलाइट या मून या फिर कोई भी बल्ब की लाइट, ये नॉर्मली कैसी होती है, ध्रुवित या अध्रुवित, पोलराइज्ड की अनपोलराइज्ड? पीएल की यूपीएल, पोलराइज होती है कि अनपोलराइज होती है? आंसर है अनपोलराइज होती है। बहुत बढ़िया। तो जब कोई अनपोलराइज लाइट, अध्रुवित प्रकाश, अच्छा अध्रुवित का मतलब आई होप अपन समझते हैं, आई होप अपन समझते हैं बच्चों। एक बार चलो बताओ, चलो रिवीजन करते हैं, चलो रिवीजन करते हैं कि यार ध्रुवित और अध्रुवित में एक बार फिर से हम डिफरेंस देख लें, गड़बड़ ना कर दें। मान लो इधर तरंग जा रही है और ये प्रकाश है, बताओ ये ध्रुवित है कि अध्रुवित है? इसमें बीच में ये लगा दिया, कैसा है ये? तो आप कहोगे अध्रुवित, क्योंकि सर इसमें ऊपर भी कंपन है और ऐसे भी कंपन है, मतलब इस तल में कहीं भी कंपन हो सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं कि केवल कंपन ऐसे हैं, तो क्या नीचे वाला ध्रुवित है? इसमें ध्रुवित है, हाँ ध्रुवित है, क्योंकि इसमें एक ही दिशा में कंपन है। ये ध्रुवित है, ये अध्रुवित है। आई होप आपको याद है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब मैंने कहा आपसे कि जब कोई प्रकाश, अब समझना बच्चों, जब कोई अध्रुवित, ये वाला अध्रुवित प्रकाश टूरमैलिन क्रिस्टल से पास होता है तो क्या होता है? तो क्योंकि हम बोल सकते हैं कि अध्रुवित में एक तल में वाइब्रेशन होते हैं, एक तल को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। आपको याद है मैंने दो लंबवत भागों में एक तल को विभाजित कर सकते हैं, मैंने आपको कल बताया था। तो होता क्या है कि जब अध्रुवित किसी टूरमैलिन क्रिस्टल पे पड़ता है, तो बच्चों सोचो ये है टूरमैलिन क्रिस्टल, इसमें वो कंपन जो इसकी अक्ष के अनुदिश हैं, मान लो ये ऐसे कंपन अगर जा रहे हैं तो वो अक्ष के अनुदिश कंपन तो पास हो जाता है, लेकिन अक्ष के लंबवत कंपन उन सबको रोक लेता है। ये टूरमैलिन क्रिस्टल क्या करता है, मान लो मेरा हाथ टूरमैलिन क्रिस्टल है, यहां ये चलो समझना ध्यान से, ये टूरमैलिन क्रिस्टल है और ये मेरी लाइट, ये हाथ मेरा क्या है, ये सभी संभव दिशाएं हैं विद्युत क्षेत्र की। क्या आप समझ में आ रही बात भाई? ये कल याद करो, कल वाईजेड तल बताया था, वाईजेड तल में कहीं भी, इसलिए मैं हाथ को घुमा रहा हूं, कहीं भी घूम सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरी उंगलियां इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मेरा हाथ क्या है, ये मेरा हाथ क्या है, ये टूरमैलिन क्रिस्टल है। क्या आप समझ रहे हो इसमें कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है? हाँ सर सही बात है। मैंने इतने सारी दिशाओं को दो दिशाओं में बांटा, एक तो है ये लंबवत, ये खड़ा, और एक ये आड़ा। क्या सही बात है? क्या मैं सभी दिशाओं को दो भागों में बांट सकता हूं? एक तो ये पेन ऐसा और एक ये ऐसा, क्या मान रहे हो? एक तो ये पेन ऐसा और एक ये ऐसा। हाँ ना बोलो भाई, जिसको हाँ ना बोलो भाई, पढ़ने वाले अगर बच्चे हैं तो बोलते जाएं। सही है? इतने सारी दिशाओं, इतने सारे कंपनों को दो दिशा में बांट सकते हैं। कल मैंने बताया था एक तो ऐसा और एक ऐसा, कोई भी दिशा ले सकते हैं हम दो। क्या यही दो दिशाएं संभव है क्या? नहीं सर, कोई भी दो दिशा ले लो आप, ठीक है, बढ़िया। जो कंपन ऐसे वाले थे वो तो इसमें से पास हो गए, क्यों? क्योंकि सर इसमें अक्ष के अनुदिश जो है पास करता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अक्ष के अनुदिश कंपन को तो पास कर देगा, लेकिन जो दूसरे अक्ष के लंबवत हैं वो बेचारे रुक जाते हैं। तो आधी लाइट तो बाहर पार हो जाती है और आधी लाइट रुक जाती है। क्या बात चमकी? आधी लाइट तो पार हो जाती है और आधी लाइट रुक जाती है। क्या बात चमकी? यस, यही इस क्रिस्टल की खास बात होती है कि अपनी अक्ष, यानी कि इसका नाम है ट्रांसमिशन एक्सिस, पारगमन अक्ष के अनुदिश कंपनों को तो जाने देता है और लंबवत कंपनों को रोक देता है। तो इसे कहते हैं, इस स्पेशल क्रिस्टल को बोलते हैं टूरमैलिन क्रिस्टल। तो हम आगे लिखते हैं
टूरमलिन क्रिस्टल से, अच्छा, टूरमलिन क्रिस्टल से जब अध्रुवित प्रकाश गुजरता है तो अपनी अक्ष के अनुदिश वाले कंपन गुजर जाते हैं व बाकी रुक जाते हैं। रुकना यानी कि ब्लॉक हो जाते हैं। यानी कि अब आप दिमाग लगा के बताओ, अगर मैंने कहा कि ये टूरमलिन क्रिस्टल है, ये टूरमलिन क्रिस्टल है और यहां पर अध्रुवित प्रकाश है जिसमें हर संभव दिशा में कंपन है। इसके दो भाग आप कर सकते हो, ये वाले, ये लाल वाले, एक तो इस दिशा में और एक इस दिशा में। अगर इसकी तीव्रता बच्चों I0 है, प्रकाश की तीव्रता I0 है, तो कोई दिमाग लगा के बताएगा कि ये वाले कंपन पास होंगे, मतलब यहां पर दो लाल लाइनों में से एक लाल लाइन पास हो जाएगी, तो इसकी तीव्रता कितनी होगी? बिल्कुल सही कहा सिद्धू बाजी, किस तीव्रता घट जाती है। सिद्धू बता कितनी बचेगी? अगर ये आपतित प्रकाश, ये आपतित था, ये आपतित अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित, ये टूरमलिन क्रिस्टल से लिया, आधी हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये बन जाती है बच्चों आधी, यानी कि I0/2 जितनी है उसकी आधी हो जाएगी क्रिस्टल से निकलने के बाद। अब सोच, अगर ये निकलने वाला प्रकाश ए ऐसा है, ऐसा, ये ऐसा, तो बताओ ये तो एक ही दिशा में कंपन कर रहे हैं, तो बताओ इसको क्या बोलेंगे? ये अध्रुवित था। अब बताओ ये जो निकला ये ध्रुवित है कि अध्रुवित है? सर एक ही दिशा में है, ध्रुवित हो गया, ये ध्रुवित बन गया, ध्रुवित बन गया। इस क्रिस्टल में निकलने के बाद जो प्रकाश है वो कैसा बन जाता है? ध्रुवित हो जाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं इसे, प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं? इसे PPL यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि समतल, इसे कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, इसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूं, प्रकृति में हीरा, पन्ना, जवाहरात जैसे मिलते हैं वैसे क्रिस्टल मिलता है जिसका नाम है टूरमलिन क्रिस्टल। इसकी खास बात होती है कि इसके अक्ष के अनुदिश जो कंपन है वो तो पार निकल जाते हैं, अक्ष के अनुदिश यानी कि ये तो पार निकल जाएंगे, लेकिन ये वाले रुक जाते हैं। तो अध्रुवित प्रकाश जिसमें सब संभव दिशा में कंपन है, जब इससे निकला तो अक्ष के अनुदिश वाले सब चले जाएंगे, दूसरी दिशा के रुक जाएंगे। तो इसकी तीव्रता अगर I0 थी तो इसके निकलने के बाद I0/2 बचेगी। अब ये जो प्रकाश है इसमें एक ही दिशा में कंपन है, इसलिए इसको बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। अब ये पोलराइज हो गई, इधर ये अनपोलराइज था, अध्रुवित था, अब ये ध्रुवित बन गया। ठीक है बच्चों,
बिल्कुल बिल्कुल राज, सही बात है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो ये तो बात समझ में आ गई सर। क्रिस्टल मिलते हैं, क्रिस्टल कोई नए शब्द नहीं है, हीरे जवाहरात उन सब के लिए कॉमन वर्ड है क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब है कोई भी जमीन से कोई विशेष पदार्थ मिले उसको क्रिस्टल बोलते हैं, कोई विशेष पत्थर मिला उसे क्रिस्टल बोलते हैं। तो ये सब तो विशेष थे। इसका गुण देखा गया कि यार इसने अध्रुवित को ध्रुवित कर दिया, इसीलिए ये जो क्रिस्टल है टूरमलिन क्रिस्टल, ये एक प्रकार का इसे बोलते हैं कि सर ये तो सर वो व्यक्ति है जिसने अध्रुवित को ध्रुवित कर दिया। सर इसे पोलराइजर भी कह दो, क्योंकि इसने प्रकाश का पोलराइजेशन किया, इसलिए इस क्रिस्टल को पोलराइजर यानी कि ध्रुवक भी कहते हैं। नेक्स्ट उसमें लिख देते हैं, चूंकि क्रिस्टल ने प्रकाश को ध्रुवित कर दिया, प्रकाश को ध्रुवित यानी कि पोलराइज्ड किया, अतः इसे पोलेरॉइड यानी कि हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं पोलेरॉइड या ध्रुवक भी कहते हैं। मतलब ये ध्रुवक है, जो ध्रुवीकरण कर दे वो ध्रुवक है। तो भाई साहब पहला क्रिस्टल जो कि न भी दिया जाए तब भी समझो टूरमलिन क्रिस्टल ही है, इसने ध्रुवित किया तो इसे बोलते हैं पोलेरॉइड यानी कि ध्रुवक। हिंदी में ध्रुवक, इंग्लिश में पोलेरॉइड बोलते हैं इसे। क्या बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल चलो बताओ। एक ऐसा और एक ऐसा, कुछ नहीं कहा जाए तो आप समझ जाओ कि वो भैया वो पहला वाला तो टूरमलिन ही रहता है। यहां पर प्रकाश आया ये इस तरह से, इसकी तीव्रता I0 थी। बताओ यहां पर इंटेंसिटी बराबर कितनी बचेगी? ये इसका एंगल 30 डिग्री है। सेम क्वेश्चन भाई, नीचे वाले का आंसर तो आपको याद है। ये अगर I0 है तो ये कितना होगा? I बराबर I0/2। बताओ ऊपर वाले में क्या होगा? ऊपर वाले में क्या होगा आंसर? राज ने कहा ऊपर वाले में I0/8, किसी ने कहा 8। बावलों I0/2 ही होगा, I0/2 ही होगा। क्यों होगा? सर इसके कंपनों को हम दो दिशाओं में तोड़ सकते हैं, ऐसी और ऐसी। तो सर एक बात बताओ, इसके अनुदिश ये वाला भाग निकलेगा तो आधा निकला, ये बात समझ में आती है। सर इसमें तो टेढ़ा है ना। अरे मेरे लाल, अगर टेढ़ा है तो मैं इसके कंपोनेंट भी तो टेढ़े कर सकता हूं ना। ये लो मैंने ये 30 डिग्री के कोण पर कंपोनेंट कर दिए, तो आज इन दिशाओं में तोड़ दिया मैंने। तो इन दिशाओं में तोड़ दिया तो ये वाला भाग ये तो निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएंगे आज। और जो दूसरा है, मैं बोलता हूं दूसरे को पीला बोल दो, पीला वाला भाग रुक जाएगा आज और लाल वाला भाग चला जाएगा। देखो इसमें भी पीला वाला भाग रुक गया था नीचे वाले में, तो आज उसको कंपोनेंट को ऐसे तोड़ देंगे ना। रूल थोड़ी है कि ऐसे ही तोड़ेंगे। ये लो, ये भी कितना होगा? I0/2, I0/2, यही आंसर होगा। क्या समझ में आ गई बात? पहला वाला ध्रुवक किसी भी कोण पर हो, इसको पोलेरॉइड बोल सकते हैं।
या फिर ध्रुवक बोल सकते हैं। ये है कौन? ये टूरमलिन क्रिस्टल है। आगे बात समझ में? तो ऐसा रहेगा, तो पागल नहीं बनना अपन को। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक बार पूछा भी था एग्जाम में, है ना। 60 डिग्री के कोण पर करेंगे तो क्या होगा? अबे आधा होगा भैया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब समझना बच्चों, अब मैंने क्वेश्चन दिया या फिर अपन पॉइंट ही बात करें कि आगे की कहानी, अब तक हमने देखा कि भाई साहब सीन ये था कि ये पोलराइड था, इसकी अक्ष थी, यहां पर अध्रुवित प्रकाश था और इसकी तीव्रता I0 थी। इससे बाहर निकलने के बाद इसकी तीव्रता I0/2 हो गई। इसको I1 बोल दो, माना I1 है, ठीक है। ये पहला ध्रुवक है ना, पोलराइजर। ये लो, किसी ने कहा कि भाई साहब हम तो क्या कर रहे हैं, ये जो लाइट आई है हम तो इसके रास्ते में एक और ध्रुवक रख रहे हैं, हम इसके रास्ते में ध्यान दें, हम इसके रास्ते में एक और ध्रुवक रख रहे हैं, ध्यान से देखते रहना। और वो जो ध्रुवक है वो किसी थीटा कोण पर है। अच्छा, ये तो मुझे पता है कि ये वाली अनपोलर थी, अनपोलराइज्ड, और ये कैसी है? ये PPL है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज। अब आगे, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पोलराइज है तो आगे भी पोलराइज ही रहेगी। आगे जो तीव्रता आएगी इसके बाद उसका मान I2 बराबर निकालना है, ये प्रश्न है। तब ध्यान से समझना। अब यहां तक तो पढ़ लिया, तब आगे की सीन ये है, आगे की सीन है। एक बच्चे ने दिमाग लगाया कि सर देखो ये वाली तीव्रता ऐसी है, I0, इसको I1 बोल दो, I0/2 है, मुझे पता है। तो सर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला तो मुझे पता है सर, इसका कंपोनेंट ले लो इस दिशा में, मतलब ये I1 cos थीटा लिख दो सर। तो सर I2 का मान I2 बराबर I1 cos थीटा। क्या ये बात सही है? क्या इस बच्चे का ये विचार सही था कि सर ऐसा वाला था, ऐसा वाला निकालना है, टेढ़ा वाला निकालना है, तो ऐसा कर दिया सर, मैंने कंपोनेंट ले लिया, है ना। देखो क्या विचार सही लग रहा है उसका आपको कि सर मुझे ये वाला पता था, ये वाला टिक वाला पता है, और ये निकालना है, तो सर कंपोनेंट ले लो। क्या आपको लग रहा है ये सही विचार है? नहीं, ये सही विचार नहीं है। क्यों सही विचार नहीं है? क्या दिक्कत हो गई इसमें? सर ऊर्जा, आई तीव्रता एक ऊर्जा होती है बच्चों। आपने ऊर्जा का कंपोनेंट ले लिया। अरे कंपोनेंट तो वेक्टर का लेते हैं, ऊर्जा का कैसे कंपोनेंट लिया? गलत है ये। ऊर्जा का कंपोनेंट नहीं ले सकते आप। इस एंगल को मान लो ऐसा ही है ना, ये थीटा कोण पर घुमा दिया, थीटा कोण पर, तो इसका इधर कंपोनेंट नहीं ले सकते। गलत है वो, पाप है। ऊर्जा का कंपोनेंट नहीं होता। चलिए सर, अब एक बच्चे ने क्या सोचा, अब ध्यान से देखना, ये बच्चा सही करेगा। इसने कहा कि सर ये जो तीव्रता थी, सर आपने बताया था I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, आयाम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है तीव्रता। सर माना इसका आयाम
माना A1 आयाम है, यहां पर आयाम है। सर आपने सिखाया था कि आयाम जो है, फॉर्मूला याद करो, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos थीटा A नेट का फॉर्मूला। इस बच्चे को याद आया कि A नेट जो होता है वो ऐसा होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा। ये वेक्टर की तरह होता है, ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर की तरह था। क्या आपको याद आया कि आयाम की कैलकुलेशन वेक्टर की तरह थी, वेक्टर नहीं था, उसकी तरह थी। नेट आयाम का फॉर्मूला जैसे फोर्स के फॉर्मूले में अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा, ये भी तो ऐसा ही है A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2। वेक्टर नहीं है लेकिन वेक्टर की तरह कैलकुलेशन है। तो उस बच्चे ने कहा कि सर अगर देखो ये वाला अगर A1 है तो इसको आप I1 IY मत करो सर, इसको आयाम के रूप में लिखो। मैंने कहा कैसे? अरे शिट यार, कितना सुंदर लिखा था। क्या लिखा था मैंने? अरे भाई यार टाइम पास हो गया। चलो देखो देखो आगे की कहानी। तुम में से किसी की नजर लगी यार, तुम में से किसी की नजर लगी। अरे वो एक बटन, एक पॉइंट आता है पास में, वो दबने से पूरा मिट जाता है। चलो अब मैं रट के थोड़ी आता हूं कि क्या लिखना है। क्या लिखा था मैंने? मैं तो फ्लो में पढ़ाता रहता हूं। चलो क्रिस्टल विस्टल से गुजर गया था, अच्छी बात है। अब हमने आगे की कहानी ऐसे लिखी होगी कि भाई साहब ये अध्रुवित प्रकाश था। चलो जल्दी जल्दी बच्चों देखते जाओ। ये अध्रुवित प्रकाश था, अनपोलराइज, इसकी तीव्रता I0 थी। अब इसको अगर ध्रुवक से बाहर निकाल दिया, इसकी अक्ष ये है, तो भाई इसकी I0/2 तीव्रता हो जाएगी। ये हमने पढ़ लिया। अब आगे अगर हमने कहा कि आगे अगर हम इसको किसी कोण पर रख दें, ये कोण पर रख दिया, कोण ये थीटा कोण पर रख दिया, तो क्या होगा? ध्यान दो। तो अच्छा इसको I1 बोला था शायद, इसको I1 मान लो, इसको I1 माना। यहां पर इसका आयाम जो है बच्चों, आयाम वो आप A1 मान लो, A1 माना। तो भाई साहब ये येलो वाला, ये अगर A1 है, तो मुझे तो अक्ष वाला चाहिए। तो अक्ष वाला जो होगा ये वाला, ये A2 बराबर बन जाएगा बच्चों A1 cos थीटा। जल्दी बताओ भाई, क्या ऐसा बन जाएगा? ओपी मीणा तेरी नजर लगी क्या? चलो देखो दे, ठीक है, बढ़िया। तो ये ऐसा हुआ। अभी ध्यान रखेंगे यार मिटाने से पहले। तो ये हुआ, कलर चेंज कर ले। मुझे बताओ बच्चों, अगर यह आयाम A1 है और तीव्रता I1 है, तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो I1 बराबर KA1 का स्क्वायर? क्या आपको याद आ रहा है? I1 बराबर KA1 का स्क्वायर, I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। तो आयाम में ऐसा कर सकते हो, क्योंकि आयाम भले ही वेक्टर नहीं है लेकिन आयाम की कैलकुलेशन वेक्टर की तरह होती है। बढ़िया। तो भैया ये समीकरण बिल्कुल सही है। बढ़िया, बहुत सुंदर। अब वर्ग कर दो दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा A2 का स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। बच्चों अगर दोनों साइड में के लिख दूं, इधर भी के लिख दो, इधर भी के लिख दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये के स्क्वायर होगी तीव्रता I2, ये KA1 का स्क्वायर हो गया I1 और ये बन गया cos स्क्वायर थीटा। ये नियम अगर मैंने बनाया होता तो नाम होता SY साइल्सर नियम, क्योंकि मेलस नाम के साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा था, इसलिए उसका नाम है मेलस का नियम। तो ध्यान रखें, इसे बोलते हैं मेलस का नियम है। ये कब लागू हुआ इस बात को समझना बच्चों। ये जो प्रकाश था ये यहां पर था PPL, यहां अनपोलराइज था,
इससे पीपीएल होने में आंसर हुआ I/2। यहां तक मेलस का नियम नहीं लगा। जब ये नया सेकंड क्रिस्टल आया, आगे की कहानी जब हमने लिखी, इसे बोलते हैं विश्लेषक। विश्लेषक या इसको एनालाइजर बोलते हैं। ये क्या है सर? यह भी एक क्रिस्टल है, यह भी एक पोलराइजर है किसी कोण पर, किसी कोण पर। तो अंतर समझना, पहले वाले क्रिस्टल पे जो पड़ती है लाइट वो अध्रुवित पड़ती है, लेकिन दूसरे वाले पर जो पड़ती है वो ध्रुवित पड़ती है। ये ध्रुवित प्रकाश है, ये पड़ा इस पर, तो विश्लेषक पे कौन पड़ता है? हमेशा ध्रुवित प्रकाश पड़ता है। ये अध्रुवित पहले वाले पर पड़ता है और उससे आंसर क्या होता है? आधा होता है। लेकिन इसके बाद अगर दूसरा क्रिस्टल आ गया थीटा एंगल पर, इसके सापेक्ष थीटा एंगल पर, तो उसकी तीव्रता निकालेंगे। इसकी तीव्रता I2 बराबर इससे निकलने वाली तीव्रता I1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा। हाँ, ध्रुवित हो जाने के बाद काम आता है विश्लेषक का, एनालाइजर का। दोनों ध्रुव पोलराइजर हैं, ये भी है ये भी है, लेकिन अंतर इतना सा, ये पहला है वो दूसरा है। पहले के लिए मेलस का नियम नहीं लगता। मेलस का नियम कब लगता है? सेकंड के लिए। सेकंड के लिए मेलस का नियम लगता है, पहले के लिए नहीं लगता। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे अपन, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब समझो, अब एक क्वेश्चन देता हूं टफ वाला, उसको करें। मान लो ये अध्रुवित प्रकाश है, बताते जाना बच्चों मुझे। इसकी तीव्रता I0 है। सबसे पहले इसको एक क्रिस्टल से बाहर निकाला। चलो आंसर बताओ। इसकी अक्ष ये है, बताओ यहां पर तीव्रता, ये बाहर निकलेगा, इसकी तीव्रता क्या होगी? I1 बराबर I0/2। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको आगे चलाया तो ऐसा हुआ। इस कहानी को और आगे चलाया, इस कहानी को आगे चलाया, ऐसे डबल एरो बना दो। तो अब हमने क्या किया? अब हमने पहली पोजीशन के सापेक्ष तीस डिग्री पर इसको झुका दिया। तो इस I2 का मान बताओ। तो आप लोग कहोगे कि सर I2 का मान, सर ये I1, हाँ सर I1 इंटू कॉस स्क्वायर 30। तो सर ये I1 का मान है I0/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। तो सर ये बन गया 3I0/4, 3I0/4 बन गया। बहुत बढ़िया। अभी गेम खत्म नहीं हुआ, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। अब मैंने कहा कि इसके बाद हमने क्या किया है कि हमने इस एक और पोलराइजर लाए और उसको बिल्कुल लिटा दिया ऐसे करके। मतलब ये इनिशियल कंडीशन के सापेक्ष तो भैया कितना एंगल घूम गया? ये 90 डिग्री घूम गया। अब यहां पर आपको बताना है इससे निकलने वाली I3 की मान, I3 का मान 2 2 4, हाँ 8 आएगा, है ना। 4 इंटू 2 बराबर 3I0/8। ठीक है, इसका मान बताओ। सोचो सोचो, ढंग से करना, गड़बड़ करोगे।
तो आंसर 0 नहीं है मेरे बच्चों। क्यों नहीं है भाई साहब? इसके लिए पहले वाला क्रिस्टल है ये, मतलब अगर मैं I3 लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा I3 बराबर I2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसका कोण इसके सापेक्ष था 30 डिग्री, मतलब ये आधार था, ये तो इसके सापेक्ष 30 डिग्री। अब बताओ इसकी तुलना होगी इससे तुलना होगी तो बताओ 90 और 30 उसके सापेक्ष कितना कोण हुआ? उसके सापेक्ष कोण थीटा बराबर 60 डिग्री होगा। पहले वाले के सापेक्ष निकालते हैं तो कोण 60 डिग्री, 30 तो है ही सही, 30 और चला तो आंसर क्या होगा I3 का? I2 कॉस स्क्वायर 60 बराबर I2 बाई कॉस 60 साइन 30 1/2 के 4, और I2 का मान ये पुट करोगे तो आंसर बन जाएगा 32, 3I0 बाई 32, 3I0 बाई 32। ये 30 डिग्री इसके सापेक्ष है तो ये इसका कोण इसके सापेक्ष आएगा भाई साहब। आई चमक में? हो गया? इससे टफ कुछ नहीं आ सकता है ना, इसमें इससे टफ कुछ नहीं आ सकता। मैंने जितना टफ हो सकता बता दिया, मतलब आपके लेवल पर। हालांकि अभी तो बहुत संभावना है, आपके लेवल पे इससे टफ कभी नहीं आएगा। क्या क्वेश्चन के लिए रेडी हो? क्लियर हो गया? ये 30 डिग्री था, ये 90 डिग्री है, तो 30 के बाद कितने चले? वो है 60 डिग्री। 30 के बाद 60 चले तो 90 हो गया। ठीक है, तो 60 डिग्री है। मतलब इन दोनों के सीन में कोण कितना आएगा? 60 आएगा, इसलिए 60 लिखा। इससे इसके बाद इसकी तीव्रता कितनी थी? I2 cos स्क्वायर 60। आई होप आ गया। ठीक है, तो पहले वाले से निकलने के बाद आधी, अब ये 30 था तो इसके सापेक्ष 30 है, तो I2 बराबर I1 cos स्क्वायर। तो I1 कितना था? I0 बाई 2 और cos स्क्वायर 30, तो आंसर आया। अब ये 90 इसके सापेक्ष कितना होगा? ये 90 किसके सापेक्ष है? ये तो इस वाले के सापेक्ष 90 है ना, ये सीधा है, ये बिल्कुल उल्टा। इन दोनों में देखो कोण 90 है, तो इसकी तुलना तो इससे पहले वाले से होती है, तुलना हमेशा पहले वाले से होती है। तो 30 है और ये 90 है, तो एंगल कितना हुआ? 60 एक्स्ट्रा घुमाइए। आई होप बात चमक गई। ठीक है, बढ़िया। चलिए अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं अपन। चलो करो, नेक्स्ट करो, जल्दी करो, जल्दी करो। 2 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, करो इसको। चलिए बच्चों, तो आपका आंसर है सेकंड। बहुत बढ़िया,
आंसर बिल्कुल सही है। ये 45 डिग्री पर ध्रुवक स्थित है, तो ध्रुवक से गुजरने के बाद आंसर कितना होता है? आधा होता है। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना, गड़बड़ मत करना। अच्छा, तीव्रता का मात्रक ल्यूमिनस होता है, ल्यूमिनस, ठीक है, आपको याद होगा, नहीं पता है तो बता दो। तीव्रता को ल्यूमिनस में नापते हैं। 10 ल्यूमिनस के एक रेखीय ध्रुवित प्रकाश, बच्चों ध्यान दो, रेखीय ध्रुवित प्रकाश मतलब आप समझ रहे हो, ये पीपीएल है, ये पीपीएल है, पहली वाली लाइट नहीं है, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। ये I0 तीव्रता का प्रकाश, ये नॉर्मल प्रकाश, मतलब ये अध्रुवित वाली कहानी है, अध्रुवित, वो हो गया आधा। लेकिन इसमें पहले से बोल रखा है रेखीय ध्रुवित प्रकाश, मतलब ये अध्रुवित पहले गुजरा एक क्रिस्टल में से, उसमें हुआ आधा, तब हुआ ध्रुवित, ये वाली बात है। को एक ध्रुवक पर आपतित किया जाता है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2.5 है। अब समझो ध्यान से, मतलब इसने क्या बोल रखा है कि भाई साहब इससे ये था अध्रुवित, ये निकला इससे और ये बना ध्रुवित पीपीएल, इसकी तीव्रता दे रखी है 10। अब एक और क्रिस्टल है, जो कितने कोण पर है? थीटा कोण पर है। अब इससे निकलने के बाद इंटेंसिटी कितनी होती है बच्चों? तो अगर इसे I2 बोलें और इसको I1 बोलें, तो I2 बराबर I1 कॉस स्क्वायर थीटा, अंतर है दोनों में। तो I2 कितनी दे रखी? 2.5 बराबर I1 कितनी दे रखी? 10 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1/4 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर कितना? 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना? 60 डिग्री। अरे हाँ ना बोलो भाई, ठीक है, चलो बुद्धि लगाओ, करो, नीट का क्वेश्चन है, सब लोग करें। आप लोगों ने ट्राई किया? आई तीव्रता वाला सरल रेखीय, ओहो ढंग से पढ़ना, सरल रेखीय ध्रुवित, मतलब ये पीपीएल है, किसी पोलराइड पर आपतित किया जाता है कि ध्रुवण की दिशा पोलराइड के बीच 30 डिग्री का कोण है, तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश, तो भाई साहब I2 बराबर I1 कॉस स्क्वायर 30। भाई साहब ये I1 जो है ना, इसका मान I दिया है और ये पहले से ही ध्रुवित है, मतलब ये प्रश्न बिल्कुल सही है, ध्रुवित है तो कोई दिक्कत नहीं। I इंटू कॉस 30 क्या होता है? √3/2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3I/4, 3I/4, थर्ड ऑप्शन सही है। अगर ये नहीं होता ऐसा, अगर ये अध्रुवित पीपीएल नहीं होता, नॉर्मल लाइट होती, तो इसका आंसर कितना होता? तो इसका आंसर होता I/2। क्या ये डिफरेंस दिमाग में छप गया कि हाँ सर अगर वैसा नहीं होता तो I/2 आंसर होता है ना? ये ध्रुवित है, अगर ये I1 अध्रुवित होता तो भाई ये नियम ही नहीं लगता, फिर तो सीधा आंसर I/2 हो जाता। ठीक है युवराज सिंह, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, गुड गुड गुड। चलिए ये दो क्वेश्चन, ये एलन के एक्सरसाइज 3 की क्वेश्चन है,
ये एलन के एक्सरसाइज 3 के टफ क्वेश्चन है, एक बार आप करके दिखा दो मुझे। पहले नीचे वाला करेंगे सब लोग, पहले नीचे वाला करेंगे। 2 निकोल, ये निकोल क्या होता है? निकोल एक क्रिस्टल होता है। कौन सा क्रिस्टल है? भाड़ में जाए कौन सा क्रिस्टल होता है? निकोल एक क्रिस्टल है, बस खत्म। इनके मुख्य तल एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। आपतित अध्रुवीय प्रकाश का कितना भाग इस निकाय से गुजरेगा? अच्छा, अब समझना निकोल क्या होता है। क्रिस्टल है ये, निकोल एक क्रिस्टल है। चलिए बात करते हैं। तो एक क्रिस्टल तो ये हो गया, और इससे साठ डिग्री के कोण पर दूसरा क्रिस्टल हो गया। बढ़िया। अगर अच्छा, आपतित कौन सा है? आपतित ढंग से पढ़ना, आपतित अध्रुवित प्रकाश का कितना भाग इस निकाय से गुजरेगा? मतलब यहां पर आई आपको निकालना है, I2 निकालना है, और आपतित कौन सा है? अध्रुवित, मतलब ये I अध्रुवित, अध्रुवित। चलिए दिमाग लगाओ, पहले इससे निकला तो ये कितना बचेगा? ये बनेगा I, इसको I0 बोल दो, तो ये I0/2, पहले वाले से I0/2। दूसरे वाले से जो होगा I2 बराबर वो होगा, ये जो पहले वाले से आया था I0/2 इंटू cos स्क्वायर 60, तो ये बनेगा I0/8, I0/8। प्रतिशत में निकालना है तो क्या करेंगे? I2 बराबर I0/8 इंटू 100 बराबर I0 इंटू 12.5%। तो बताओ I2 जो है वो I0 का कितना है? I0 का 12.5% है, ये जो निकला। आंसर क्या होगा? 3rd। सिंपल। पहले इसने अच्छे से बोला कि ये अध्रुवित है, देखो ध्यान से, लाल अध्रुवित है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ये आधा और ये आधा, तो अब मैथ्स का नियम लग गया। आगे बच्चों समझ में? चलो बाकी लोग ऊपर वाले क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। सेम तरह का है, बस दिमाग लगाओ।
चलो बच्चों, आपका आंसर जो है ध्यान दो, प्रकाश का आयाम ए दे रखा है, ध्रुवक, एक वर्ड समझ में आ गया, ध्रुवक और विश्लेषक। विश्लेषक बताया था मैंने आपको कि मध्य कोण इतना है, विश्लेषक द्वारा पारगमित प्रकाश का आयाम होगा। चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो, इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं कि ये 60 डिग्री पर विश्लेषक है, ये है विश्लेषक 60 डिग्री पर। मैंने आपको बताया भी विश्लेषक क्या होता है। 60 डिग्री पर विश्लेषक है, 60 डिग्री पर विश्लेषक है। आयाम का कितना है इसका, ए। अगर इसका आयाम ए है तो आपतित तीव्रता को बोल सकते हैं I बराबर K इंटू ए स्क्वायर। ये आपतित प्रकाश है, आपतित, एक प्रकाश का आयाम इतना है, बढ़िया, आपतित। और ये कैसी है, ये अध्रुवित है, बढ़िया। यहां पर जाने के बाद तीव्रता हो जाती है, अगर इसे मैं I0 बोल दूं तो ये बन जाएगी I0/2 और ये बन जाएगी I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 37 1/2, ये बन जाएगा I0/8, I0/8, बढ़िया, I0/8, ये बन गई I2। I2 को मैं लिख सकता हूं, I2 को मैं लिख सकता हूं K इंटू ए डैश का स्क्वायर। मैंने यहां पर आयाम को ए डैश मान लिया, क्या ये बात चमकी? मैंने आयाम को ए डैश मान लिया। अब बच्चों I0 का मान K स्क्वायर वहां पुट करो एक बार, इसका मान यहां पुट करो तो ये बन जाएगा I0 का मान K(a²/8 बराबर K इंटू ए डैश का स्क्वायर। तो K से K कट गया और भाई साहब ए डैश बन गया √a²/8 बराबर a/2√2, a/2√2। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। कैसे बात करते लल्लू, हाँ डी होगा, वेरी गुड, सही है, काफी बच्चों का सही था। तो ये एलन के एक्सरसाइज के टफ क्वेश्चन थे सबसे, मतलब पोलराइजेशन के। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो लल्लू चीज है सब। अरे चमक गई भाई बात। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है। लास्ट ऑप्शन है प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण। बस ये थ्योरी है ये तो, प्रकीर्णन द्वारा ये थ्योरी फालतू की थ्योरी है वैसे तो। बता देता हूं मैं आपको कि जब धूल के कण जो होते हैं, कोई प्रकाश जो कि शुरू में कैसा होता है, अध्रुवित प्रकाश, ये बिंदी बना दी बीच में मोटी सी, अध्रुवित प्रकाश जब किसी धूल के कण से टकराता है तो धूल के कण के इलेक्ट्रॉन उस प्रकाश को, ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद ऊर्जा को, अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा, उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाएगा, उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाएगा। और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में पहुंचता है तो नीचे भी आएगा, और जब नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। जब नीचे आएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? यहां ध्यान दो तो शायद जीवन में भला होगा। धूल के कण से जब प्रकाश टकराता है तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देता है, क्योंकि धूल के कण में भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ऊपर से जब नीचे आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो बच्चों वो ऊर्जा या वो तरंग जो इस आपतित के लंबवत हो, मान लो ये लंबवत है और ये लंबवत है, वो तरंग जो आपतित प्रकाश के लंबवत है, देखा गया कि वो अपने आप ध्रुवित हो जाती है, ये 90 डिग्री पर। उत्सर्जित तरंगों में
जो तरंगे आपतित दिशा के लंबवत होती है वो देखी गई कि वो ध्रुवित हो जाती है। तो ये भी एक तरीका है थ्योरेटिकल ध्रुवित करने का। ठीक है, तो ये आप अगर बुक में कहीं भी देखोगे पढ़ोगे तो मिल जाएगा। बाकी कोई सिलेबस में स्पेशली लिखा नहीं है कि ये है, एलन में था उसमें मॉड्यूल में, तो मैंने आपको बता दिया। धूल के कण पर प्रकाश आपतित हुआ, इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ली, वो ऊपर गया, जब नीचे आएगा तो ऊर्जा को फैलाएगा तो वो किरणें जो इसके लंबवत है, आपतित मेन दिशा के लंबवत है, वो ध्रुवित हो जाती है। ये दोनों देखो, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों ध्रुवित हैं। ये दोनों जो लंबवत हैं ये कैसे हैं, ध्रुवित हैं। ये दोनों ध्रुवित हैं। ये दोनों ध्रुवित हैं। क्या चमक गई बात? तो ये थ्योरेटिकल है, इसमें कोई गणित नहीं है। जल्दी कहें, फिर अपन ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। मैं ग्रेविटेशन के क्वेश्चन भी मेरे पास। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका 12th खत्म हुआ आज। ठीक है, उम्मीद है आपने उत्साह से और धैर्य के साथ चीजें पढ़ी होगी। जिसने ईमानदारी से पढ़ा होगा उसने दिल में ठंडक और राहत महसूस की होगी कि उसने मेहनत जो की उसको समझ में भी आया और बढ़िया आनंद आया। जो सीरियस नहीं है, पढ़ते नहीं है, उसको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, मैंने आपको बोला था 11th पढ़ के आना आपको। मैंने 11th क्या, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ के आना। मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ के आना। आप पढ़े होंगे, नहीं होंगे फिर आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से। जिसने मेरे पढ़ाया हुआ इलेक्ट्रो पढ़ा है उसके लिए ग्रेविटेशन हलवा है, कोई खास बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन ग्रेविटेशन। यानी कि गुरुत्वाकर्षण। इसमें सबसे पहले बच्चे पढ़ेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन साहब ने फाइनली, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, फाइनली न्यूटन साहब ने थ्योरी को अच्छे से समझाया, इसलिए उनका नाम आता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था? न्यूटन साहब ने बोला दो मास m1 और m2 है, वो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, इनके बीच बल हमेशा आकर्षण का लगता है। m1 व m2 मास के बीच गुरुत्वीय बल सदैव आकर्षण का होता है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों हमेशा आकर्षण का होता है। इलेक्ट्रोस्टैट में प्रतिकर्षण आकर्षण दोनों होते थे, यहां पर केवल और केवल आकर्षण होगा। दो मास एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वाली बात है। चलिए मुझे बताओ, पहले वन पर m1 पर बल m2 के कारण कहां लगेगा? आकर्षण लगेगा तो उधर लगेगा। m2 पर बल कैसा लगेगा? m1 की तरफ लगेगा, तो ऐसे लगेगा। इसको बोलेंगे F12, इसको बोलेंगे F21। F12 का मतलब m1 पर बल m2 के कारण कैसा होगा? उसकी तरफ होगा, उसकी तरफ होगा। बहुत बढ़िया। ये कितना होता है? ये जो बल होता है, ये F12 बोलो चाहे F21 बोलो, एक ही बात है। इसको बोल सकते हैं F बराबर Gm1m2 बटे R स्क्वायर, ये बल होता है। और सदिश रूप में इसे बोलते हैं बच्चों F वेक्टर बराबर माइनस Gm1m2 बटे R स्क्वायर R कैप। सदिश में एक दिशा आ जाती है R कैप, बस कोई खास बात नहीं। और
ठीक है, माइनस क्यों आया? नेगेटिव जो है वो आकर्षण को दिखाता है, नेगेटिव आकर्षण के कारण है। ये बल हमेशा आकर्षण होता है, इसलिए इसको नेगेटिव दिखाते हैं। सर M1 पर जो बल है, M1 पर बल जो बल है, ध्यान से समझना कि सर M1 पर बल जो है वो किसके कारण है? M2 के कारण। और M2 पर कैसा है? M1 के कारण। अच्छा, G क्या है? G क्या है? G सार्वत्रिक नियतांक है बच्चों, ये आपको पता है। G बराबर 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये नियतांक है, ये नियतांक है, सार्वत्रिक नियतांक। ये बिल्कुल कूलाम, पूरा ग्रेविटेशन 11 इलेक्ट्रोस्टैट से मिलता जुलता है। K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, GM1 M2 अपन R स्क्वायर सब सेम है, इसलिए बोला था पढ़ लो। नहीं पढ़े वो पढ़ लेना, नहीं तो है ना फिर कुछ नहीं बोल सकते तुम्हारा, ठीक है। इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, कोई और पढ़ाता तो तुम टाइम पास करते कि हमें तो ये भी नहीं बताया वो भी नहीं बताया, है ना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अब आपके चलेगी नहीं, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूं, है ना, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। चलो फटाफट हो गया, बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ, M2 के कारण बल लग रहा है, बताओ। M2 ने कहा यार मेरे कारण इस, पढ़ना ध्यान से, मेरे कारण इस पर बल, मेरे कारण इस पर बल की दिशा मतलब ये R हो गया, की दिशा कैसी है? ऐसे है, ये बल की दिशा क्या आपको दिख रही है? R और F विपरीत हैं, R और F विपरीत हैं और विपरीत हैं, अतः नेगेटिव आया, अतः नेगेटिव आया। कौन सा नेगेटिव आया? अरे GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर, इसमें माइनस कहां से आया? तो माइनस आने का रीजन मैंने आपको प्रॉपर बताया, जो बुक में लिखा था वो तो ये है आकर्षण के कारण, लेकिन जो रियल फंडामेंटल है वो ये है जो मैंने आपको दिखाया, है ना। ये माइनस कहां से आया? R है ऐसे और बल है ऐसे, M2 के कारण। भाई M1 ने पूछा कि मेरे पे बल किसके कारण आया, आंसर है M2 के कारण आया। M2 ने कहा वो रहा M1, फिर M1 ने कहा मुझ पर बल ये रहा, तो भैया वो रहा और ये रहा, इन दोनों में माइनस, इन दोनों में अंतर है। M1 पर जो बल लगा वो M2 के कारण लगा, तो M2 ने कहा वो रहा M1 और उस पर बल की दिशा ये रही, तो ये दोनों विपरीत है, इसलिए माइनस आता है। बाकी ठीक है यार, तुम तो वैसे रटने वाले बावला को, हाँ, तुम्हें कहाँ चाहिए सही लॉजिक। चलो आई होप समझ में आ गया, ठीक है। बाकी कोई खास बात नहीं, सब बच्चे ऐसे याद करते हैं, माइनस आता है माइनस आता है, चलो कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो ये बस दिशा वाली बात है, अपन को तो मेनली यही याद करना है कि बल कैसा होता है। मैंने आपको पहले बताया वेक्टर फॉर्म कभी याद नहीं रखना, बस याद रखना है बल की दिशा आकर्षण होती है, आकर्षण वाली होती है। चलो क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। क्वेश्चन करो। चलो 3 मास है, एक है M, दूसरा भी M, तीसरा भी M, भुजा A। तो आप समझ, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु है तो एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा, बढ़िया। तो इस पर बल बताओ, तो मुझे अच्छे से पता है क्यू वाले क्वेश्चन बहुत किए हैं। आकर्षण होता है, बताओ इस पर बल इस पीले वाले के कारण कैसा लगेगा? आकर्षण इसकी तरफ लगेगा, तो ये रहा बल ऐसे। चलो इस वाले के कारण बताओ, आकर्षण लगता है उसकी तरफ आकर्षण लगता है, ये बहुत बता चुका हूं इसलिए अभी टाइम पास नहीं कर रहा हूं मैं। सर दूरी सेम, बल सेम, इस बल को अगर F कहें तो इस बल को भी F कहना पड़ेगा, क्योंकि ये बल, अच्छा F कितना होगा सर? GMM बटे R, दूरी A स्क्वायर, सर ये भी सेम है GMM बटे A स्क्वायर। सर दो बल अगर 60 डिग्री पर हैं, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो सर आपने शॉर्टकट बहुत बता दिया, इनका जो नेट आएगा ये आधे पे आएगा 30 डिग्री पर, F√3 आंसर होता है सर। नहीं पढ़ा तो तेरी प्रॉब्लम है, बस F के मतलब कितना है?
जी एम बन गया एम स्क्वायर बटे दूरी का स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू √3, खत्म। ये दिशा आपको पता है बल के फॉर्मूले में कभी माइनस कुछ नहीं लगाना, वो तो बस पूछा था सदिश रूप बता दिया, टाइम पास कुछ नहीं करना, हमेशा याद रखना है आकर्षण, खत्म। कैसे हर क्वेश्चन कोई सा भी कर लोगे, त्रिभुज है, चतुर्भुज दूं, पंचभुज दूं, क्या कर लोगे। इलेक्ट्रो में तो इसके 10 क्वेश्चन कराए थे ऐसे, यहां एक ही कराऊंगा। ठीक है बच्चों, बढ़िया। चलिए, तो ये टाइम पास है, ये टाइम पास है। चलो क्वेश्चन है मेरे पास, चलो फटाफट से देखते जाओ। सॉल्यूशन। अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, अब अपना थोड़ा है ना, अपना लेवल बढ़ाना। मैंने क्योंकि इसकी थ्योरी पढ़ा दी है ना, बस थ्योरी इजी है, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। एक्स अक्ष पर 1, 2, 3, 8 पर समान परिमाण 1 kg के रखे, मूल बिंदु पर 3 kg के पर बल कितना होगा। ये लो, मूल बिंदु पर यहां पर 3 kg रखा है, इस पर बल कहां होगा, बल कितना होगा। x बराबर 1, ये x बराबर 1 है, 1, 2, 4, ये x बराबर 2 दुगना, ये x बराबर 4, 4 का दुगना, ये x बराबर 8, कितना है यहां पर सब जगह 1 kg, 1 kg, 1 kg। चलो दिशा बताओ, बल की दिशा बताओ। आकर्षण होता है, ये भी इधर, ये भी इधर, ये भी इधर, ये भी इधर, सबके बल जुड़ जाएंगे, यस। तो F नेट क्या होगा बच्चों, तो F नेट हो जाएगा G, M1 है 3, तो 3 इंटू M2 है 1 बटे दूरी कितनी है आज 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस G, M1 तो 3 है, M2 कितना हो गया, अरे यार फिर से 1 हो गया, बटे दूरी बदल गई सर अब ये दूरी 2 हो गई, 2 मीटर, ओहो 2 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर प्लस वही G इंटू 3 इंटू 1 बटे अब हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ये श्रेणी आपको पढ़ा दी है, इसमें से G इंटू 3 कॉमन आ जाएगा, G इंटू 3 कॉमन हो जाएगा, ये बनेगा 1/1 प्लस 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/16 डैश 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 अनंत। इसका सॉल्यूशन आपको बताया है मैंने, A/1 - R। याद आ रहा है आपको बच्चों, इसको मैं इधर कर रहा हूं भाई, जगह नहीं है इसलिए, आगे की कहानी। तो F नेट जो होगा, F नेट बराबर G इंटू 3, A कितना है, पहले को बोलते हैं A, ये है A, सब बता दिया। तो A/1 - R का मतलब होता है सेकंड पद बटे प्रथम पद, ठीक है। सेकंड पद 1/4 है ना, R क्या होगा यहां पर, सेकंड पद 1/4 बटे 1 बराबर 1/4, बस 1 - 1/4, 1 - 1 3/4, तो 4/3, 4G बन जाएगा क्या, 4G, खत्म। बिल्कुल सेम, सब पढ़ा दिया मैंने, गुणोत्तर श्रेणी सब पढ़ा दिया है ना। इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ये सॉल्यूशन रहा, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद ये करते हैं भैया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जल्दी जल्दी करो। डी दूरी पर 2 द्रव्यमानों के बीच में गुरुत्वीय बल 6 है। अच्छा, चंद्रमा पर समान दूरी पर ले जाया जाए तो उनके बीच का बल कितना होगा। वैसे तुम अभी कर नहीं पाओगे, चलो फिर भी चलो मैं बताता हूं बच्चों। एक डेटा याद रखना, चंद्रमा पर G का मान होता है, चंद्रमा पर G डैश बराबर G/6 होता है, इतना याद रख बस। चंद्रमा पर G/6 होता है, ठीक है, G/6 होता है। तो उसने बोला कि यार 2 द्रव्यमानों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल 6 न्यूटन है। चलो करते हैं, तो ये M1, ये M2, तो भैया इसके बीच में जो बल है
अच्छा G m1m2/r²। चलो कोई बात नहीं, चलो ध्यान देना, ये सत्य है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान G/6 होता है, लेकिन उसका कोई यूज यहां पे नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें पागल बनाने के लिए दिया है। ये सही है, डेटा सही है। चलो धरती पर आंसर आएगा Gm1m2/d²। क्या यहां कहीं भी स्मॉल g है? नहीं है। चलो चांद पर बात करें, चांद पर तो भाई साहब चांद पर भी तो सेम होगा, Gm1m2/d²। 6 न्यूटन ही होगा आंसर, 6 न्यूटन ही होगा आंसर। कहां गया डी। सार्वत्रिक का मतलब है पूरे वर्ल्ड में सेम, समझे, पूरे वर्ल्ड में सेम, चाहे धरती हो चाहे चांद हो, माध्यम पर अनिर्भर है ये पल, माध्यम पर अनिर्भर है। डॉक्टर टिक्कू वेरी गुड। बाकी डेटा याद रखना, ये अभी काम नहीं आया, भविष्य में काम आएगा कि चांद पर G/6 होता है, ये लिख लो, ये काम आएगा। वो चांद वर्ड आया तो मेरे दिमाग में आ गया, लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि यार इसको जरूरत नहीं है। मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो बल है माध्यम पर अनिर्भर है ना, माध्यम पर अनिर्भर है, चाहे चांद हो या कुछ हो, माध्यम पर अनिर्भर है यह बल। ये लिख सकते हो आप स्टार। ये जो बल होता है, ये फॉर्मूला याद रखना भैया, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता, चाहे चंद्रमा लो चाहे कुछ भी लो, ठीक है। चलो और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा मैकेनिक्स, अब आपने क्योंकि आपने पढ़ लिया इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लाया हूं। 3 द्रव्यमान है एल भुजा के, देखो ध्यान से, ये एल भुजा के 3 एक समबाहु त्रिभुज के कोने हैं, इन पर एम एम एम, ये 3 द्रव्यमान हैं। चलो बहुत बढ़िया। ये बोल रहा है कि ये तीनों आपस में गुरुत्वीय बल के कारण गोल गोल घूम रहे हैं। तो भाई साहब मैंने इनको कहा कि तुम्हें गोल गोल घूमना है तो तुम्हें केंद्र की तरफ बल निकालना पड़ेगा, जो अभी केंद्रीय बल होता है। गोल गोल घूमने के लिए कोणीय चाल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण में चक्कर लगाएं। गोल गोल घूमने के लिए कंडीशन है F केंद्र बराबर mv²/r या m⍵²r। ये तीनों कण गोल गोल घूमना चाहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में। तो मैंने कहा कि किसी एक कण पर, इस पर F नेट बताओ, अब ये भी किया था, इस पर इधर आएगा F और इसकी वजह से इधर आएगा F, तो ये नेट कितना हो जाएगा F√3। ये नेट बल हो जाएगा किसी भी एक कण पर, और F का मान हमें पता है Gm/m/l²। क्यों है सर L? अरे लिखा है ना, सबके बीच में दूरी L है, तो ये L है भैया, भुजा L है, L भुजा है, तो ये हो गया इतना। बहुत बढ़िया। तो अच्छा मुझे बताओ यहां पर केंद्र से ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी कितनी होगी? मैंने आपको बहुत बार इलेक्ट्रो में बताई ये दूरी होती है भुजा/√3, भुजा/√3। मतलब ये त्रिज्या का मान, ये दूरी ही त्रिज्या का काम करेगी और ये बन जाएगी L/√3। याद करो। अगर आप में से मैक्सिमम काफी जो बच्चे हैं ना, अगर वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन पे ध्यान देंगे ना तो सिलेबस टाइम पे होगा। कार्डियोलॉजिस्ट, अभी टाइम इस बात का नहीं है कि दुनिया में हर चीज गोल क्यों है। मेरे पास हर क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़े सीरियस हों। ये बार बार मैसेज कर रहे हैं कार्डियोलॉजिस्ट कि दुनिया में हर चीज गोल क्यों है। कार्डियोलॉजिस्ट थोड़ा सीरियस हो जाए यार, मैं क्वेश्चन लाया हूं बहुत सारे मेहनत करके, तो करो उनको जल्दी जल्दी यार, टाइम पास क्यों करना भाई यार, सोच तो खुद। फिर तुम बोलोगे कि सर सिलेबस मार्च अप्रैल आ गया सर, सिलेबस खत्म नहीं हुआ। मतलब बच्चों देख लो, तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर डिपेंड करता है फिर ये। चलो ये दूरी R है, चलो अब क्या वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लोगे, ये मेरी आवश्यकता है। केंद्र की तरफ बल जो है, अच्छा उसने पूछा कोणीय चाल क्या होगी, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा m ओमेगा, अच्छा m मतलब कैपिटल M,
एम ओमेगा स्क्वायर आर बराबर f√3, f√3। m की जगह m ओमेगा स्क्वायर, r की जगह क्या पुट किया, l/√3, l/√3, और f की जगह क्या पुट किया, ये रहा GMM बटे l का स्क्वायर इंटू √3। इसको सॉल्व कर लेना, ओमेगा बराबर जो भी आएगा आंसर आएगा, शायद ये आंसर है, चेक कर लेना, शायद ये आंसर है, शायद, क्योंकि ऊपर 3 आना चाहिए, ये 3 ऊपर 1 में आ रहा है। हाँ यही आंसर है, √3 इंटू रूट, आप करके देख लेना, मुझे दिख गया, √3 3 होता है, एक ऑप्शन है इसमें 3 दिख रहा है, ओमेगा निकाल लेना। ये मैकेनिक्स भी आ गए इसके अंदर थोड़ी थोड़ी, ये गोल गोल घूम रहे हैं केवल गुरुत्वीय बल के प्रभाव में। तो आपको सर ने बताया होगा दुनिया में गोल घूमने का एक ही कंसेप्ट है, केंद्र की तरफ बल को mv²/r या m ओमेगा² के बराबर कर दो, तो इसको बराबर कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भुजा के शीर्ष पर इतने बल रखे हैं, m पर लगने वाला गुरुत्वीय बल। मैं फोटो बना रहा हूं, आप लोग बता देना कि हाँ सर कर लेंगे तो कर लेना। ये m, ये 2m, ये 3m, ये 4m, ए भुजा है, ए। तो वैसा भुजा दे रखी है आपको, तो बताओ ये दूरी कितनी होती है, क्या ये दूरी a√2 होती है, आपको सिखा चुका हूं मैं सब ये दूरी। तो m पर क्या इस पर f नेट निकाल लोगे बच्चों, आकर्षण का आएगा, एक इधर आएगा f, एक इधर आएगा, अच्छा सब अलग अलग होंगे, f1 ये होगा f2 और ये होगा इधर f3, क्या कर लोगे, f1 f2 अलग अलग है। ये चार्ज के लिए भी क्वेश्चन आ सकता था, Q 2Q 3Q 4Q। अरे जल्दी बोलो, कर लोगे। तो इसमें केंद्र की तरफ जो बल आएगा वो आएगा, एक तो F3 प्लस F1 और F2 का जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा √ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, √ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना वैल्यू पुट करके। कहां पूछा है, एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, ये मैंने क्वेश्चन अलग दे दिया, ये मेरा क्वेश्चन है, क्या आप इसको कर लोगे। ये जो क्वेश्चन है, हाँ वो बिल्कुल सही बात है, ये अलग क्वेश्चन है। इसने बोला केंद्र पर स्थित m द्रव्यमान पर बल, ये लो कोई बड़ी बात थोड़ी है यार, ये m, ये 2m, ये 3m, ये 4m, केंद्र पर कोई बल है ये m, इस पर बल निकालना है, इस पर बल निकालना है, क्या निकाल लोगे। आकर्षण का लगेगा, एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर लगेगा, ज्यादा में से कम को माइनस कर लेना और सॉल्व कर लेना, कर लोगे, है ना। ये मेरा क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन है, एफ नेट इस पर निकालो, ये मेरा क्वेश्चन था, क्या निकाल लोगे। ये दूरियां आपको पता है, ये a√2 है तो आधी कितनी होगी, a/√2, है ना। देखो पढ़ने वाले बच्चों से हो जाएगा, नए पढ़ने वालों के लिए तो प्राणघातक क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ट्राई करना, नहीं आएगा तो कल बता दूंगा, मस्त रहो, करना खुद से। चलो ठीक है ना। आई होप बच्चों ये हो जाएगा आपसे, ठीक है, ट्राई करना। ये जो दूरी है यहां तक की, यहां से यहां तक की दूरी, ये कितनी होगी, a/√2 होगी, a/√2 दूरी होगी, बस। ये है ना, इस पर ये बल इधर लगाएगा, वो उधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, वो उधर लगाएगा। इन दोनों में से एक को ज्यादा में से कम को माइनस कर देना, इन दोनों में से ज्यादा में से कम को माइनस कर देना। आई होप आप कर लोगे, ट्राई करना, ठीक है। चलिए बाय बाय, मस्त रहे, खुश रहे।